नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, मैं उसकी तरफ आपको लेकर चलूंगा, संसद। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं संसद की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा संसद है और एक है संसद भवन। संसद भवन वहाँ वो जगह होती है जहाँ पे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, और वहाँ पे सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया है ये हमारी जो संसद भवन है। तो आइए हम देखते हैं संसद भवन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा लेटेस्ट, सबसे नया संसद भवन अभी का। इसको ये जो है हमारा नया संसद भवन, ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन गेट्स हैं। एक है कर्म द्वार, एक है शक्ति द्वार और एक है ज्ञान द्वार। इसमें तीन गेट्स हैं, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। अगर हम इस तरफ देखें तो ये है यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे है लोकसभा, लोकसभा। अगला अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है राज्यसभा, यहाँ पे है राज्यसभा। ये बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कांसे का एक अशोक स्तंभ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है ऑफिसेस, यहाँ पे है ऑफिसेस। किसके ऑफिसेस? मतलब आप सचिवालय के देख सकते हैं। सेक्रेटरिएट के जो ऑफिसेस हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड है इस तरफ, और ये साइड साइड में पूरा साइड। ये जो नया संसद भवन बना है इसके आर्किटेक्ट थे हमारे विमल पटेल जी, और जो पुराना संसद भवन है उसको ल्यूटिन्स, एडविन ल्यूटिन्स के द्वारा बनाया गया था। वो उस समय के बहुत विख्यात एक आर्किटेक्ट कहलाए जाते थे। और अगर हम देखें पुराने संसद भवन की, तो क्या हुआ है कि पुराना संसद भवन जो था अब उसमें कोई नहीं बैठता है, मतलब अब उसको एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। तो जो पुराना संसद भवन था अब उसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर और आगे। तो ये है हमारा लेटेस्ट, सबसे नया संसद भवन। अब मैं आगे चलकर आपको ये भी समझाऊंगा कि नया संसद भवन बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। चलिए तो देखते हैं। दोस्तों, हम आते हैं सबसे पहले आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल जो 79 है वो कहता है संसद के बारे में कि पार्लियामेंट होगी। आर्टिकल 79 कहता है संसद के बारे में। तो आर्टिकल 79 में तीन बॉडीज आती हैं। एक आता है राज्यसभा, एक आता है लोकसभा और एक आता है प्रेसिडेंट। तो जो राज्यसभा होता है इसको ही हम अपर हाउस कहते हैं। फिर एक आता है लोकसभा, लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस। और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इन दोनों का पार्ट नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है कि मतलब इन दोनों की सिटिंग्स में वो नहीं बैठते हैं, लेकिन वो एक इसका इंटीग्रल पार्ट है, पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। क्योंकि प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए, और राज्यसभा को हमने अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस। राज्यसभा सेकेंड चैम्बर कहलाता है, लोकसभा फर्स्ट चैम्बर। और यूके में राज्यसभा को हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से ली है, यूके से ली है। और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में चलती है। देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, लेकिन वहीं हम अगर देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बिल्कुल सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे के में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। तो हम राज्यसभा यूके में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, यूएसए में इसको सेनेट कहते हैं, और इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इंडिया में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगला आता है लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस फर्स्ट चैम्बर, और यूके में इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, यूके में कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इंडिया में इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, या फिर इसको हम पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि
जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इंटीग्रल पार्ट होते हैं का मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये है हमारे कालीन भैया और ये है शुक्ला जी। तो ये क्या कह रहे हैं, हम हैं तो तुम हो, और ये कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से हैं। तो ये प्रेसिडेंट है जो कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से हैं, मतलब मेरे सिग्नेचर के बिना आपका कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता है। तो ये बात होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगला आता है लेजिस्लेटिव पावर। अब देखिए, संसद की कुछ पावर्स होती है, एक लेजिस्लेटिव पावर है, ये लॉ बनाती है। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। तो इसका एक मेन मेजर रोल है लॉ लॉ बनाना। फिर अगला आता है अमेंडमेंट्स, संशोधन करना। कहीं भी हो आपको संशोधन करना होता है, तो वो संशोधन भी हमारे पार्लियामेंट में ही होता है। और अगला आता है फाइनेंशियल कंट्रोल देखना, सारे देश का मतलब जो सारे बड़े बड़े काम होते हैं वो हमारे सिर्फ पार्लियामेंट में ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आता है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा, देखिए, राज्यसभा और लोकसभा का अगर आपसे कोई पूछे कि एक बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, तो आप कहेंगे कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो स्टेट, पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो लोकसभा का एक मेंबर होता है वो स्टेट के किसी पर्टिकुलर रीजन का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लियर हुआ? राज्यसभा का मेंबर पूरे स्टेट का वो करता है प्रतिनिधित्व, और लोकसभा का मेंबर किसी स्टेट के एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी या फिर किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का मेन रोल है बैलेंसिंग स्टेट इंटरेस्ट, मतलब ये इंश्योर करता है कि जो देश है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के हित के बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला आता है स्क्रूटिनाइजिंग लेजिस्लेशन। इसको हम सेकेंड चैम्बर कहते हैं क्योंकि ये मतलब बैलेंस बना के रखता है, चेक एंड बैलेंस बना के रखता है पावर्स का, ठीक है। अगला आता है एडवाइजरी रोल। ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है एडवाइजरी रोल के नाते, मतलब ये एक लोकसभा का आप मान लीजिए पूरा फुल सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई, अगर एक चीज और ध्यान में रखना है, फर्स्ट सिटिंग हुई थी राज्यसभा की 13 मई 1952, 13 मई 1952 को पहली सिटिंग हुई थी राज्यसभा की। आपको ये चीज भी याद रखनी है। अगला आता है, अगला आता है राज्यसभा। तो देखिए, अब चलिए राज्यसभा हम देख ही रहे हैं तो अच्छे से देखते हैं। तो ये जो राज्यसभा है ये अमर है। अमर का मतलब क्या होता है? राज्यसभा अमर है, इसका मतलब ये है कि एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा जो है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये हमारे गुड्डू भैया, है ना, ये भी अपने आप को बोला करते थे हम अमर है ना, मैं कभी डिसॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन हो गए, है ना। तो आइए हम राज्यसभा के बारे में देखते हैं कुछ बातें। देखिए, राज्यसभा, राज्यसभा में देखिए टोटल 250 मेंबर्स की लिमिट है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 245। देखिए, अब आप बोलेंगे 250 की है लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 245। देखिए ऐसा, ये 5 मेंबर कहाँ गए? अरे भैया, क्या हुआ था जब अपना ये जो कश्मीर वाला सेक्टर है, कश्मीर वाले सेक्टर में ये जो पीओके है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, भारत सरकार अभी भी दावा करती है कि जब हम पीओके को अपने अंडर में ले लेंगे तो क्या होगा, ये जो 5 सीट्स हैं, हम ये 5 सीट्स पीओके को अलॉट कर देंगे, मतलब उस रीजन को। अब वैसे भी पीओके तो हमारे ऑब्वियसली उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जब वो ऑफिशियली वो हमारे पास आ जाएगा वो रीजन, तो ये जो 5 सीट्स हैं इसकी, तो हम किसको दे देंगे? इस सेक्टर को दे देंगे। देखिए आगे, अगला क्या आता है? अगला, फिर अगला क्या आता है? राज्यसभा। राज्यसभा में एक होते हैं चेयरमैन, एक होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन को हम कहते हैं सभापति, और जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उनको हम उपसभापति कहते हैं। चेयरमैन, ये चेयरमैन वही होते हैं जो, देखिए, चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं सभापति। चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन ही हमारे देश के
वाइस प्रेसिडेंट कहलाए जाते हैं। मतलब जो एक वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा का टर्म 6 साल का होता है। राज्यसभा का टर्म कितने साल का होता है? 6 ईयर्स। राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 ईयर का होता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। मतलब राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए जाते हैं, लेकिन लोकसभा में अब अपन आगे चलकर पढ़ेंगे कि जो लोकसभा में मेंबर जाते हैं वो 5 साल के लिए जाते हैं। देखिए 6 साल के लिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो 1/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, इन एवरी 2 ईयर। क्या बोला मैं? जो मेंबर होता है किसका? राज्यसभा का, उसका टर्म कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। मतलब वो 6 साल तक की अवधि में रहता है। फिर क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से। मतलब इसका ये हुआ कि इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हो रहा कि कोई खाली पड़ जाए वैकेंट, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप। ये है, ये मान लीजिए 2010 चल रहा है, तो यहां पे कोई आया, ये मान लीजिए 2012, 2014, और ये 2016, 2018। यहां वाला जो बंदा होगा वो यहां आके रिटायर हो जाएगा 2016 में, है ना। लेकिन फिर जो बंदा 2012 में आ रहा होगा वो 2018 में रिटायर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके कोई जाएगा और कोई आ जाएगा। एक चीज और याद रखना है, ये जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ये एलिजिबल होते हैं फॉर री इलेक्शन, मतलब ये बार बार री इलेक्ट होकर आ सकते हैं। अगला आता है राज्यसभा की कुछ, हम स्पेशल पावर्स की बात करें तो राज्यसभा भी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। लोग अक्सर बोलते हैं कि राज्यसभा लोकसभा से कम होती है ये वो, लेकिन इसके पास भी कुछ स्पेशल पावर होती है। तो जो एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पावर है वो है आर्टिकल 312। इंडिया में अगर कोई भी ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज मतलब बनानी हो आपको, तो आपको राज्यसभा से ही बन सकती है वो ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज, ठीक है। तो वो राज्यसभा से बन सकती है। अगला क्या आता है, आर्टिकल 249। अगर स्टेट लिस्ट में आपको कोई भी कानून बनाना है तो राज्यसभा एक इसमें स्पेशल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है, अगर देश में इमरजेंसी लगी हो तो उसमें क्या होगा कि राज्यसभा, और मान लीजिए स्टेट में देश में इमरजेंसी लगी हो और लोकसभा मतलब उसमें नहीं है, अभी सेशन में नहीं है, या फिर डिसॉल्व हो गई, ऐसा कुछ हो गया, इलेक्शन चल रहे हो, आचार संहिता लगी हो, तो जो सारे देश का बागडोर रहेगा वो राज्यसभा के हाथ में आ जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल पावर है राज्यसभा की। इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें, राज्यसभा का चेयरमैन और एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन। देखिए चेयरमैन, चेयरमैन की टर्म कितने साल की होती है भैया? 5 साल की होती है। चेयरमैन की टर्म कितने साल की होती है? 5 साल की। डेप्यूटी चेयरमैन की टर्म कितने साल की होती है भैया? 6 साल की होती है। अरे यार ये तो अन्याय हो गया। क्यों? चेयरमैन को 5 साल बाद विदा कर दे रहे हो और डेप्यूटी चेयरमैन को 6 साल बाद कर रहे हो, ये क्या बात हुई? देखिए जो चेयरमैन होते हैं हमारे सभापति होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, भारत की सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है ये वाइस प्रेसिडेंट, है ना, उपराष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति का जैसे टेन्योर होता है 5 साल का, उसी तरह उपराष्ट्रपति का टेन्योर भी 5 साल का होता है। तो बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट इनका टर्म 5 साल का होता है और इनका 6 साल का होता है। अगला अगला हम देखते हैं इनका, अगर इनका आपको रिमूवल करना हो, किसका? इनका अगर आपको चेयरमैन साहब का रिमूवल करना हो तो वो प्रेसिडेंट जी करेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। क्लियर? लेकिन अगर डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल आपको करना हो तो वो राज्यसभा से ही हो जाएगा। क्लियर? बाय सिंपल मेजोरिटी। यहां तक क्लियर हुआ? अगला आता है, अगर चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देना हो, रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो क्या डेप्यूटी चेयरमैन को देंगे? नहीं, जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वो अपना रेजिग्नेशन देंगे किसको? प्रेसिडेंट को देंगे। लेकिन ये जो डेप्यूटी चेयरमैन है, उपसभापति, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये अपना रेजिग्नेशन देंगे किसको? चेयरमैन को। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। तो ये थे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन।
आइए अब हम देखते हैं आगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि राज्यसभा में आप आओगे कैसे, राज्यसभा में जाना है किसी को तो जाएगा कैसे? तो भैया राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हर स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, हमारे भैया विधायक जी लोग, तो जो विधायक जी लोग होते हैं वो जाते हैं कहाँ पे, राज्यसभा पे, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब आपसे कोई पूछे राज्यसभा के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो हर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जाते हैं और वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये होता है इसका इलेक्शन प्रोसीजर। राज्यसभा की सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होती है। मान लीजिए सबसे ज्यादा सीट्स, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? त्रिपुरा की नहीं। अच्छा, मिजोरम? नहीं भैया, उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, तो हम सबसे ज्यादा सीट्स राज्यसभा में किसको देंगे? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश को देंगे। तो इस हिसाब से राज्यसभा की सीट्स उत्तर प्रदेश की 31 है। मतलब उत्तर प्रदेश के पास 31 सीटें हैं राज्यसभा की। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की हैं 19 सीटें। फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु की 18, ऐसे कर करके पश्चिम बंगाल और बिहार। फिर आता है अपना प्यारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के पास है राज्यसभा की कुल 11 सीटें। यहां तक आपको क्लियर होता है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर हम एक चीज और देख लेते हैं, चेयरमैन की बात करें तो अभी तत्कालीन चेयरमैन जो है हमारे राज्यसभा के, वो है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी हैं हमारे तत्कालीन चेयरमैन। इनको ही हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आता है लोकसभा। देखिए, जैसे अभी हमने देखा राज्यसभा, अब देखते हैं लोकसभा। लोकसभा है असली किंग ऑफ इंडिया। मतलब सारे जो बॉस, सेठ, मालिक सब यहीं बैठते हैं। कहाँ? लोकसभा में। सबसे बड़े कौन? सारे कैबिनेट बैठ रहे हैं, सारे मंत्री बैठ रहे हैं, खुद मोदी जी बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लोकसभा। लोकसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 81 में हमारे लोकसभा का जिक्र है ना? तो देखिए, लोकसभा का मेन रोल क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग द पीपल। मैंने आपको पहले बताया था राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, पूरे स्टेट को। लेकिन जो लोकसभा होती है वो स्टेट के पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, स्टेट के पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है ना? तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है पीपल को, है ना? आप क्या करते हैं, गए, इलेक्शन का दिन है, बटन दबा के आ गए, बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए, जिसको भी आपको करना हो कर दिए। लेकिन क्या होता है वहां पे असली गेम? आपने वो बटन बस नहीं दबाई है, आपने अपनी सोवरेनिटी, मतलब संप्रभुता, अपनी पावर किसको? उस पॉलिटिशियन के हाथ में दे दी है। जिस भी आदमी को आपने चुना है ना अपने क्षेत्र से, उसको आपने अपनी पावर दे दी कि अब मेरी तरफ से डिसीजन तुम लोगे, है ना? कि मेरे को कहाँ सड़क बनवानी है, इतना मेरे पास समय नहीं है, तो मैं तुमको चुन रहा हूं। तुम जाओ वहां पे मेरे बदले में बोलना, मेरी आवाज उठाना। तो वहां पे ऐसा होता है संसद भवन में, हर क्षेत्र से लोग अपने अपने आदमियों को चुनते हैं और वहां भेज देते हैं। इसका रेशियो है प्रति 10 लाख की आबादी में एक सांसद होगा। प्रति 10 लाख की आबादी में एक सांसद होगा, तो उसको हम बोलते हैं सांसद। ठीक है, लोकसभा का सांसद। तो ये इसका आर्टिकल 81 में जिक्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, तो 17 अप्रैल 1952 के दिन क्या हुई थी? फर्स्ट सिटिंग हुई थी लोकसभा की। अगला आता है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यह है भारत देश, हमारा प्यारा भारत। अब मैं आपसे बोला जैसे कि जो लोकसभा होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। अब ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी देखते हैं मध्य प्रदेश में कोई क्षेत्र है खजुराहो, यहाँ के कोई सांसद होंगे मान लीजिए वीडी शर्मा। ये है कोई क्षेत्र जबलपुर, यहाँ के कोई सांसद होंगे मान लीजिए कौन? हमारे आशीष दुबे जी। ये है मान लीजिए उत्तर प्रदेश। ये है मान लीजिए आपका बनारस, बनारस से अपने कौन है प्यारे? मोदी जी। तो आप समझ रहे हैं ये कैसे डिवाइडेड होता है लोकसभा का क्षेत्र, है ना? मान लीजिए वायनाड है, यहाँ कहीं का कोई क्षेत्र, हमारे प्यारे राहुल गांधी जी, है ना? तो ये लोकसभा ऐसे डिवाइडेड होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। और ऐसे ही सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। टोटल 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो 2 सीट्स थी पहले, 545 थी, इनमें से जो 2 सीट थी वो डिलीट कर दी गई है एंग्लो इंडियंस की। जो थी, एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनके कोई पेरेंट, मतलब कोई फॉरेनर जो इंडिया में आके किसी इंडियन वुमेन या फिर उससे शादी कर लिया और उसके बच्चे हो गए हो, तो उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है।
तो जो एंग्लो इंडियन की सीट थी उनको हटा दिया गया है हमारे संविधान से। तो अब टोटल 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होता है हमारे भारत देश में लोकसभा के लिए। अगला ये आता है मध्य प्रदेश। जैसे ये जबलपुर लोकसभा क्षेत्र है, खजुराहो है, सतना है, शहडोल है ना। इससे आपको एक चीज और याद रखना है कि मध्य प्रदेश की 4 एससी के लिए रिजर्व सीट है और 6 एसटी के लिए रिजर्व सीट है। 4 एससी के लिए और 6 एसटी के लिए सीट्स रिजर्व है लोकसभा में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा मैंने क्या बोला, देखिए कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है। देखिए पहले कितनी थी, 545, ठीक। लेकिन अभी प्रेजेंट में होता कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन है, 543। 543 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है। अब देखिए इस 543 सीट्स पे इलेक्शन हुआ, अभी किसकी सरकार है आपके हिसाब से? बीजेपी की, मोदी जी की? नहीं, अभी सरकार है एनडीए की। किसकी है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज ध्यान से समझेगा। बीजेपी बीजेपी को कितनी सीट्स मिली भैया? बीजेपी को मिली 240 सीट। कितनी सीट मिली? 240 सीटें मिली। ठीक है, आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543। आपको अगर सरकार बनानी है, केंद्र सरकार, ठीक है, तो आपको लगभग इसके 50% मेंबर तो चाहिए भाई, है ना, तो ही ना आप मंत्री बनाओगे। तो आपको लगभग 272 मेंबर चाहिए। कितने मेंबर चाहिए? 272 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, ताकि आप अपनी सरकार बना सको पूर्ण बहुमत के साथ। अब बीजेपी की कितनी सीट्स आई? 240। ठीक है, आपको चाहिए कितनी? 272। तो देखिए 240 आई और आपको 272 प्लस चाहिए, है ना, 272 प्लस चाहिए। अब आप क्या करोगे? जाओगे राज्य राज्य में, बिहार गए। बिहार में गए, किससे मिले? नीतीश कुमार जी से मिले। नीतीश कुमार जी से मिले तो वहीं से लौट के आ रहे थे, तो किसका घर पड़ा? चिराग पासवान जी का घर पड़ा। चिराग पासवान जी से भी मिले। अब लौट के आ रहे, तो ऐसे ऐसे कर करके आपका ये जो काफिला था बढ़ता गया। तो अब यहाँ नीतीश कुमार जी आपसे मिल गए, तो नीतीश कुमार जी ने अपनी क्या बोल दी कि लो 15 सीट हमारी तरफ से तुम रख लो। कौन? आप रख लो। फिर चिराग पासवान जी ने क्या बोला? 5 सीटें आप रख लो। ठीक है, फिर अब हम आते हैं साउथ इंडिया की तरफ। मोदी जी, अब मतलब जो ये पार्टी है बीजेपी, वो अब थोड़ा साउथ की तरफ पलायन कर रही। तो यहाँ पे एक प्यारा सा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद किस नदी के तट पे है? मूसी नदी के तट पे है। चलिए छोड़िए, ठीक है। तेलंगाना से कौन है? चंद्रबाबू नायडू। नायडू, तो चंद्रबाबू नायडू ने भी बोला कि चल भाई 10 सीट मेरी भी रख ले, 5 सीट मेरी भी रख ले। उनने भी अपनी सीट दे दी। ऐसे कर करके क्या हुआ कि 272 की जगह इन लोग 300 तक पहुंच गए, 300 के और ऊपर पहुंच गए। तो किसकी सरकार बन गई? मोदी जी की? नहीं, किसकी सरकार बन गई? एनडीए की सरकार बन गई। तो इसको हम बोलते गठबंधन, कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये जो अभी हमारी तत्कालीन सरकार है, वो है कोलिशन गवर्नमेंट वाली है। क्लियर है? ये सब लोग मिले हुए हैं, जिसका जब मन हो गया छोड़ देगा तो पूरी सरकार डूब जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो ये है कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, है ना। ये चीज मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। बेसिक चीज में क्या आता है? इसमें एक होता है स्पीकर। एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर को हम बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। डेप्यूटी स्पीकर को हम बोलते हैं उपाध्यक्ष महोदय, है ना। तो ये जो स्पीकर है, अध्यक्ष महोदय, ये लोकसभा के मेंबर होते हैं। लेकिन हमने राज्यसभा में क्या देखा था? जो वो होते हैं कौन? हमारे चेयरमैन, सभापति महोदय, है ना, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इस बात पे ध्यान रखिएगा। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के एक मेंबर होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। स्पीकर है, और कौन है? डेप्यूटी स्पीकर। एक होते स्पीकर, एक होते डेप्यूटी स्पीकर। तो ये जो स्पीकर है, अध्यक्ष महोदय, ये एक मेंबर होते हैं कहाँ के? लोकसभा के। इनका इनको अभी तत्कालीन स्पीकर हमारे ओम बिरला जी हैं, जो कि 18th लोकसभा से स्पीकर बनाए गए थे। तो देखिए ये इनका, तो इनका टर्म कितने साल का होगा फिर भैया? 5 साल का होगा। इनका टर्म कितने साल का होगा?
इनका भी 5 ईयर का होगा। मुद्दे की बात क्या है, ये जो स्पीकर महोदय होंगे ये किस पार्टी के होंगे, रूलिंग पार्टी के होंगे। किस पार्टी के, रूलिंग पार्टी के। ये किस पार्टी के होंगे फिर, अपोजिशन पार्टी के होंगे। ये जो डेप्यूटी स्पीकर है ये किस पार्टी के हैं, डेप्यूटी डेप्यूटी स्पीकर हैं अपोजिशन पार्टी के। ठीक है, तो यहां से फिर हम क्या देखते हैं, यहीं पे एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना। या तो आप इसको चेक एंड बैलेंस कह दो कि अच्छा बैलेंस बनाने के लिए ऐसा किया गया है, या तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, या आपका नजरिया है ना। लेकिन एक ये रूलिंग पार्टी के कहलाए जाएंगे और ये अपोजिशन पार्टी के कहलाए जाएंगे। जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। स्पेशल पावर क्या होती है, मान लीजिए जब जॉइंट सिटिंग होती है ना, दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो स्पीकर महोदय होते हैं, अध्यक्ष महोदय, ये प्रिसाइड करते हैं सेशन को। मतलब क्या होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसने अपने बच्चों को, मतलब मेंबर्स को लाइन लगवा के लाया, एक जगह बैठा लिया। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपने मेंबर्स को लाए, एक जगह लाइन लगवा के बैठा लिया। जैसे स्कूल में नहीं, आप लोग के यहाँ चलो 6 क्लास के बच्चे यहाँ 7th क्लास के यहाँ ऐसे आके बैठ गए, लेकिन इन सब में कोई सबसे बड़ा बंदा होगा जो प्रिसाइड करेगा कि हाँ तुम सही तुम गलत, ठीक है, इस बिल को आगे बढ़ाओ उस बिल को नहीं। तो वो कौन होंगे, स्पीकर होंगे। स्पीकर डिसाइड करेंगे कि जॉइंट सिटिंग में क्या कैसा डेकोरम रहेगा। नेक्स्ट आता है एक मनी बिल। मनी बिल बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बजट भी एक तरह का मनी बिल होता है। तो मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसमें एक फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, स्पीकर का रहेगा। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है उसमें फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, इसका रहेगा, स्पीकर का रहेगा। अगला आता है स्पीकर जो होते हैं, इनको असिस्ट कौन करता है, इनको असिस्ट तो करता है डेप्यूटी स्पीकर, ये तो पता है, लेकिन स्पीकर को असिस्ट करते हैं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा इनको असिस्ट करते हैं, क्लियर है। वो एक बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं जो कि इनको असिस्ट करते हैं स्पीकर को। अगला हम देखते हैं, अगला इनका रिमूवल अगर देखें तो इनका रिमूव, अच्छा रेजिग्नेशन देखते हैं पहले। रेजिग्नेशन, अगर आपको स्पीकर महोदय को अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, नहीं, किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। और डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। सिंपल, क्लियर हुआ। और इनका जो रिमूवल होगा यहीं पे होगा, क्लियर। इनका मतलब यहीं पे सिंपल मेजोरिटी से इन लोग का रिमूवल हो जाएगा। अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये था लोकसभा का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम अगला देखते हैं भैया, इसका इलेक्शन की बात अगर करी जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके इलेक्शन को देखते हैं। इलेक्शन फॉर लोकसभा, इलेक्शन, देखिए हमने क्या देखा था, जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। मतलब आपने कभी सुना नहीं होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ थोड़ा राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग करके आ रहा हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है ना, क्योंकि आप विधायक नहीं हो। अगला क्या आता है, लोकसभा का इलेक्शन। लेकिन इसके लोकसभा के इलेक्शन के दिन आप बड़े खुश होके जाते हो कि आज क्या करने जा रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू लोकसभा का इलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, गए आप सीक्रेट बैलेट में बटन दबाए, जिसको भी आपको चुनना है, बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए, एआईएडीएमके, जिसको भी आप बटन दबाए, और आपने डायरेक्ट बटन दबा के प्रेस किया और आपने उनको चुन लिया। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लोकसभा का जो इलेक्शन है बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन राज्यसभा कैसे होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत होता है उसका इलेक्शन। मतलब जिन विधायकों को आप चुन रहे हो वो लोग जाके वहां पे वोट करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद जा रहे हो कहाँ पे, इसके इलेक्शन में, ठीक है। मैंने आपको बताया था पूरा देश कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है ना। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से आप अपने क्षेत्र में जाते हैं और वोट करके आते हैं। एक चीज और याद रखिए, जो हमारी वोटिंग की एज है, पहले थी हमारी मिनिमम एज 21, कि 21 साल का बंदा ही कम से कम वोट कर सकता है। फिर इसके बाद दादा क्या कर दिया गया, 18, कि 18 साल का बंदा वोट कर सकता है यार, है ना, उसको भी दिमाग आ जाता है। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट से किया गया, 61st
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत क्या बताया गया कि एक बंदा जो 18 साल का है वो वोट कर सकता है। ठीक है, और हम देखते हैं आगे। देखिए, अब आता है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 क्या कहता है? रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच इलेक्शन, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच इलेक्शन, आफ्टर ईच सेंसस। इसके बारे में कुछ नहीं, डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में कहता है। डेलिमिटेशन कमीशन एक कमीशन होता है जो कि डिसाइड करता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को या फिर आपके क्षेत्र को कि कौन सा क्षेत्र कितना होगा, तो ये डिसाइड करता है डेलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 82। ठीक है, तो देखिए अभी तक डेलिमिटेशन कमीशन 4 बार बैठा है, 4 बार हो चुका है। ठीक है, 1952, 1962, 1972 और 2002। ठीक है, ये था 4 बार का। क्या हुआ था? 1971 के सेंसस के हिसाब से ये डिसाइड किया गया था कि 545 सीट्स होंगी लोकसभा में, लेकिन 2001 के सेंसस के हिसाब से डिसाइड किया गया था कि एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी का विभाजन कैसे किया जाएगा, मतलब सीट्स कैसे डिवाइड होगी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1971 में क्या हुआ था, हमने जैसे कि पढ़ा कि पॉपुलेशन के हिसाब से किसी भी स्टेट को सीट मिलती है लोकसभा राज्यसभा। क्या होता है, 1971 तक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं सेम थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट बहुत तेजी से होने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगी। साउथ इंडियंस का हुआ दिमाग खराब। यार पहले बोलते हैं वो सरकार को कि यार पहले तुम बोल रहे हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हम कर रहे हैं कंट्रोल, है ना, हमारी यहाँ की कंट्रोल हो रही है, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया की बढ़ रही है तो तुम इनडायरेक्टली उनको अच्छी सीट पकड़ाना शुरू कर दोगे, है ना। तो ये गलत बात था। सरकार ने भी बोला हाँ यार ये बात तो सही है, हम ही बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन में कंट्रोल लाओ, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया की तो बढ़ रही है, इस हिसाब से नॉर्थ इंडिया के हर स्टेट को अच्छी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, वहाँ के लोगों की ज़्यादा बातें रखी जाएंगी संसद में। तो ऐसे में क्या हुआ, 1971 में क्या किया गया कि उस समय बोल दिया गया कि 2026 तक अब आपका यही जो सीट्स हैं अभी यही चलेंगी, अगला जो सेंसस होगा फिर जो 2026 वाला, उस हिसाब से अब फिर आपकी सीट्स को चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया था किसमें, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। क्लियर है? तो देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, इतनी जल्दी क्या है, कर देंगे आराम से। 1971 से 2026 ज्यादा थोड़ी है, बाजू में तो है ना, 19-20 का फर्क है। क्लियर है? तो ये होता है डेलिमिटेशन कमीशन विच कम्स अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला आता है आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 किसके बारे में कहता है? आर्टिकल 83 कहता है ड्यूरेशन के बारे में। आर्टिकल 83 कहता है टेन्योर के बारे में। किसका? दोनों, राज्यसभा और लोकसभा का। तो देखिए जो राज्यसभा का टेन्योर होता है, आपको पता है डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा कभी, परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी है मतलब क्या, 1/3 मेंबर हर 2 साल में जब रिटायर हो रहे हैं तो क्या फिर कोई वो दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये उनका टेन्योर होता है। अगला आता है फिर लोकसभा। लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, हर 5 साल में भंग हो जाती है ना। ऐसा भी हो सकता है 5 साल के पहले भी हो सकता है, कई लोगों की सरकार 13 दिन में गिर गई है, और वो हमारे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी सरकार जल्दी गिर गई थी, अपनी वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। फिर किसकी, देवेंद्र गौड़ा जी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो ये अवधि बताता है। ठीक है, आर्टिकल 83। अगला आता है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और ओथ। देखिए क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, देखिए जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसकी मिनिमम एज होती है 30, मतलब एक राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होती है 30, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होती है 25, मतलब 25 साल से कम उम्र का बंदा लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ? दूसरी क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, भारत देश का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और क्वालिफिकेशन जानते हैं आप अपने नेताजी की, कहाँ तक पढ़े हो, तो ये है नेताजी का जवाब। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और राज्यसभा का जो सीट एलोकेशन होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। एक चीज अब देखिए, बीच बीच में कुछ चीजें एक्स्ट्रा याद आती हैं, एक साथ तो ये फैक्ट एक साथ बोल नहीं सकते, तो कुछ चीजें जो बीच में याद आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो राज्यसभा का सीट एलोकेशन होता है वो 4th शेड्यूल में आता है। ठीक है, अगला आता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में सेशंस के बारे में जिक्र किया गया है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए 3 सत्र होते हैं, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मॉनसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र जिसको हम विंटर सेशन भी कहते हैं। बजट सेशन, विंटर सेशन
और बजट सेशन, मॉनसून और विंटर सेशन, ये 3 होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है बजट सत्र होता है। अभी हाल फिलहाल में बजट हमारे भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है, तो बजट सत्र सबसे लंबा होता है, विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन होता है। ठीक है, अगला क्या आता है, प्रेसिडेंट और स्पीकर। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किस चीज की, सेशन को समन करने की, प्रोरोग करने की, या फिर डिसॉल्व करने की। समन, समन क्या होता है, किसी भी सेशन में बुलाना कि आओ भैया बैठो, बातचीत करो, कुछ कुछ करो, देश का विकास करो, है ना, आगे बढ़ाओ। अगला क्या आता है, प्रोरोग। फिर क्या होता है कि हाँ चलो बहुत हो गया देश का विकास, अब क्या करते हैं, अब सेशन को समाप्त करते हैं। मैं यहाँ सेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। सेशन मतलब पूरा, या तो बजट सेशन, मॉनसून, या फिर विंटर सेशन, पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। कौन, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। अगला कौन आता है, स्पीकर या फिर चेयरमैन। स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास कौन सी पावर होती है, एडजर्न करने की, साइन डाई एडजर्न, या फिर कोरम डिसाइड करने की। एडजर्न, एडजर्न क्या होता है, एडजर्न ये होता है कि सेशन है, बजट सेशन चल रहा है, हमारे स्पीकर महोदय कौन है, ओम बिरला जी, आज बोलते हैं कि आज की मीटिंग स्थगित करी जाती है कल तक। मतलब आज जो मीटिंग चल रही थी अब वो कल होगी कंटिन्यू, है ना। तो ये क्या हुआ, एडजर्न। मतलब आपने एक फिक्स टाइम दे दिया, है ना। फिक्स टाइम कैसे दे दिए, कि आप बोल दिए कि कल शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, मतलब ऑब्वियसली अब परसों से चलेगा। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है साइन डाई एडजर्न, साइन डाई एडजर्न में क्या होता है कि अनिश्चितकालीन समाप्ति बोलते हैं इसको, अनिश्चितकालीन समाप्ति। इसका मतलब यह हुआ कि आपने बोल दिया कि माननीय सभापति जी के द्वारा आज की बैठक अनिश्चितकालीन तक वो कर दी जाती, स्थगित कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कब होगी अगला सेशन हमें ये नहीं पता। क्लियर हुआ। कोरम, कोरम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोरम होता है मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू इनिशिएट अ प्रोसीडिंग। कम से कम, और वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या है, 1/10 मेंबर होने चाहिए, 10% मेंबर होंगे तो आप क्या कर दोगे, कोई भी प्रोसीडिंग शुरू कर दोगे। और वो कोरम डिसाइड कौन करता है, हमारे स्पीकर या फिर चेयरमैन डिसाइड करते हैं। क्लियर है। अगला, अगला क्या आता है, आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू बोथ हाउसेस, है ना। प्रेसिडेंट का अधिकार कि दोनों हाउसेस में अपना मैसेज सेंड कर सके और एड्रेस कर सके उन लोग को। चलिए अगला क्या है, आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। विशेष, ये स्पेशल है, विशेष है ना। इसमें क्या होता है, देखिए पुराना वाला तो सिंपल है, आर्टिकल 87 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 87 में क्या कहा गया है कि जब भी आम चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद कोई भी पहला सत्र जब लगता है, पहला सेशन जब होता है पार्लियामेंट का, कोई भी सत्र, बजट सत्र, मॉनसून सत्र, कुछ भी हो, पहली मीटिंग होती है आप मान लीजिए, है ना। तो उसमें प्रेसिडेंट आते हैं और एक थैंक्स गिविंग मोशन होता है ना, मोशन ऑफ थैंक्स होता है ना। उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, भाषण देते हैं कुछ कुछ, है ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हमारी सरकार ये करेगी, ये करेगी, ये सारी बातें होती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं करवाती है रूलिंग पार्टी, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार लुढ़क गई। लुढ़क गई का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाता है पार्लियामेंट में, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो चढ़ बैठेगी इन लोग के ऊपर। ठीक है, अगला क्या आता है, तो दो, आर्टिकल 87 दो बार उसमें आता है, एक्ट में आता है। कब, जब पहला सेशन होता है किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद, और जब पहला सेशन होता है साल का जो पहला सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट आते हैं और कुछ भाषण देते हैं, विशेष भाषण रहता है वो। ठीक है, तो जो हमारा इस बार का लोकसभा था वो 18th लोकसभा था, है ना, ये चीज भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति संबोधन करते हैं। चलिए क्या बोलते हैं, फैमिली है आप हमारी। अगला आता है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, ये बैठे हैं हमारे नेताजी सारे मिनिस्टर्स। अटॉर्नी जनरल के बारे में, नेताजी लोग को तो आप जानते हैं, अटॉर्नी जनरल के बारे में सुन लीजिए। अटॉर्नी जनरल का जिक्र अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इंडिया के हाईएस्ट चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, किसके, भारत सरकार के। भारत सरकार कुछ भी कांड कर दे, है ना, उसको बचाने के लिए सबसे आगे कौन खड़ा रहेगा, आपका कौन, अटॉर्नी जनरल। जैसे आप बोलते हैं ना थाने में जाके कि मेरा लॉयर आपसे बात करेगा, तो वैसे ही सरकार क्या बोलती है कि मेरा लॉयर आपसे बात करेगा, और उनका लॉयर कौन है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं,
इनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट के साथ होता है। और आपको एक चीज और याद रखना है, सरकार लुढ़क गई मतलब अटॉर्नी जनरल भी लुढ़क गए, है ना। जिस समय सरकार गिरेगी उसी समय अटॉर्नी जनरल भी अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। तो ये होता है आर्टिकल 88। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट है कि वो किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। किसी भी हाउस में जाकर बैठेंगे लेकिन वहां वोट नहीं करेंगे, ये अधिकार नहीं है उनके पास। क्लियर है। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 मैंने अभी आपको चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताया था। तो जो हमारे चेयरमैन है श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, चेयरमैन के बारे में मैंने आपको बताया था और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी। अगला क्या आता है, आर्टिकल आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कहता है ऑफ लोकसभा। अब आपको एक चीज और बताता हूँ भैया। देखिए, जब किसका स्पीकर का जब पहला सेशन होता है लोकसभा का, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट एक सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को बुलाते हैं अपने पास। उस सीनियर मोस्ट मेंबर को ही हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर आते हैं, प्रेसिडेंट उनसे बोलते हैं कि आपको अब स्पीकर के लिए और डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन करवाना है, उन्हीं मेंबरों में से, उन्हीं सारे मेंबर्स में से आपको उनका इलेक्शन करवाना है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर एक मेंबर होते हैं लोकसभा के। वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं किसका, स्पीकर का, और उनको ओथ दिलवाते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो ओथ लेते हैं, ये जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हो या फिर प्रोटेम स्पीकर हो, ये लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ओथ लेते हैं, ना कि एक स्पीकर की तरह, ना प्रोटेम स्पीकर की तरह। क्लियर हुआ, ये लोग एक मेंबर की तरह ओथ लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्या आता है, ये स्पीकर अगर रूलिंग पार्टी का है, डेप्यूटी स्पीकर अगर अपोजिशन पार्टी का है, तो ये वाली सिचुएशन तो बननी तय है ना। माफ कीजिए, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं, है ना। अब आप समझ रहे होंगे ज्यादा बहुमत किसकी, 300 सीट वाले को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी या फिर 100 150 50 सीट वाले को। तो यहाँ यही चलता है ना। चलिए, अभी हमारे तत्कालीन तत्कालीन जो 18th लोकसभा के स्पीकर हैं वो है ओम बिरला जी। चलिए अगला आता है, ठीक है, कंक्लूजन। तो हम यहाँ देखिए अभी पार्लियामेंट के बारे में। अभी देखिए, मैंने अभी आपको किसके बारे में नहीं बताया है, बिल्स के बारे में नहीं बताया है, कमिटीज़ के बारे में नहीं बताया है। पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी होती है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा पार्लियामेंट का एक बेसिक ओवरव्यू। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।